हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राज क्लासेस। आज हम एथिक्स के तीसरे चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं, जो वाकई में एथिक्स है। अब तक हमने दो चैप्टर्स पढ़े। पहले चैप्टर में पढ़ी हमने वैल्यूज़ क्या है, और दूसरे चैप्टर में पढ़ा हमने एटीट्यूड क्या है। जब वैल्यूज़ और एटीट्यूड दोनों चीज़ें हम समझ में आ जाती है, तब समझना होता है कि एथिक्स क्या है। क्योंकि एथिक्स क्या है, वैल्यूज़ और एटीट्यूड का ही रिफ्लेक्शन और कॉम्बिनेशन, जो भी है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, वो वैल्यूज और एटीट्यूड का ही है। तो अब एथिक्स को समझने में मदद मिलेगी, अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का तीसरा चैप्टर एथिक्स में, और चैप्टर का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाला, ह्यूमन इंटरफेस वाला। तो ये एथिक्स होती क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ राइटफुलनेस, रॉन्गफुलनेस, राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। ध्यान रखना है, सिस्टमैटिक स्टडी है। आप एनोनिमस स्टडी नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ राइटफुलनेस, रॉन्गफुलनेस, और है एंड नहीं, या तो राइटफुलनेस या रॉन्गफुलनेस ऑफ व्हाट? डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन। फंसा दिया पेच डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ राइटफुलनेस, रॉन्गफुलनेस ऑब्लिक रॉन्गफुलनेस ऑफ डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, ह्यूमन एक्शन क्या होता है, और यहां कह रहा है डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन। इनमें डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन में क्या है, मतलब क्या मतलब है डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन का? तो डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन को, कोई भी एक्शन तब डेलिबरेट मानी जाती है जब उसमें तीन कंपोनेंट, कौन कौन से? एक कॉन्शियस, चेतना, चेतन एक्टिविटी हो, मतलब अवेयर हो आप कि आप कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ड्रग एडिक्ट है या शराब पिए हुए है, वो कुछ कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी को ह्यूमन एक्शन माना जाएगा या डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन माना जाएगा। नहीं, डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आदमी को खुद ना पता हो कि वो क्या कर रहा है, मतलब उसमें कॉन्शियसनेस होनी जरूरी। दूसरा, चेतन है, वो कर रहा है। डेलिबरेट करने का दूसरा मतलब है कि वो फ्री विल से करना चाहिए। किसी की कनपटी पे बंदूक रख के कुछ करवाना, उसे पता तो है वो कर रहा है, बट वहां उसकी क्या नहीं है? फ्री विल नहीं है, स्वतंत्र इच्छा से नहीं कर रहा है, दबाव में कर रहा है। वॉलंटरीनेस चाहिए। वो एक्शन कौन सी होनी चाहिए? वॉलंटरी। वॉलंटरी कब होती है? जब आदमी के पास 1 2 3 4 कुछ काम करने में विकल्प हो, अल्टरनेटिव्स हो। ये ना करूं, ये कर लूं, ये ना करूं, ये कर लूं, ये ना करूं, ये कर लूं। जैसे 12वीं करने के बाद अगर आपने पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं पास करी है, तो अब आप साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, अकाउंट्स लेंगे या कुछ और लेंगे, आपके पास अल्टरनेटिव सामने है। तो अब आपकी वॉलंटरीनेस शामिल हो रही है इसमें। लेकिन किसी आदमी ने अकाउंट्स से ही 12वीं करी तो उसके पास विकल्प कम हो जाते हैं, मजबूरी हो जाती है। तो मजबूरी ना हो, अल्टरनेटिव होने चाहिए सामने, विकल्प होने चाहिए। तो जब ये तीन चीजें आ जाएंगी तो ह्यूमन एक्शन क्या बन जाएगी? डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन। अदरवाइज ह्यूमन एक्शन ही मानी जाएगी। तो ह्यूमन एक्शन को डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन से तीन कंपोनेंट अलग करते हैं: कॉन्शियसनेस, फ्री विल एंड वॉलंटरीनेस। व्हाट द पॉइंट? तो अब समझिए एथिक्स क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस ऑफ डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन। सिंपल, कॉमन और पॉपुलर डेफिनेशन। मैं ये नहीं कह सकता कि यही एकमात्र डेफिनेशन है या यही स्टैंडर्ड डेफिनेशन, नहीं। सिंपल, पॉपुलर डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन समझ ली एथिक्स की। अब समझते हैं एथिक्स में हम स्कोप क्या है इसका, क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या समझते हैं। जब कोई बात करता है कि एथिक्स पढ़ी है क्या आपने, तो आपको समझना चाहिए कि एथिक्स अगर पढ़ी है या एथिक्स पढ़नी है, या एथिक्स का
डोमेन क्या है, कवरेज क्या है। जैसे जीडीपी का कवरेज कुछ होता है, सोशियोलॉजी का कुछ कवरेज होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक स्कोप होता है, डोमेन होता है ना, फील्ड होता है उसका। तो वही उसके स्कोप फील्ड की बात यहां होने वाली है कि एथिक्स में हम एथिक्स के सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे या पढ़ना चाहिए तो क्या क्या कवर करते हैं एथिक्स में, तो वही स्कोप है। सबसे पहले पढ़ते हैं मोरल्स। एथिक्स का पहला मामला है पढ़ने का, वो है मोरल्स। मोरल्स मतलब क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है, और इन सबको क्राइटेरिया ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये मोरल्स में आता है। एथिक्स का पहला स्कोप है मोरल्स, और मोरल्स में ये कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है। राइटनेस और रॉन्गनेस इन जनरल रिजिड नहीं होना एथिक्स में, सबसे बड़ी बात रिजिड नहीं होना। एथिक्स अपने आप में ही फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट है। क्यों? सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत है ये एथिक्स है, और क्या सही है और क्या गलत है ये सोसाइटी टू सोसाइटी, पीपल टू पीपल चेंज होता। तो जब सब्जेक्ट ही इतनी सब्जेक्टिव है तो उसमें डेफिनेशन रिजिड ढूंढना मुश्किल है और सही भी नहीं है। तो एक मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेस पे चलेंगे। तो राइटनेस और रॉन्गनेस जनरली, कैसे? जनरली, ऑलवेज नहीं। राइटनेस और रॉन्गनेस जब बात करी जाती है तो ये ज्यादातर केस में ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन से एसोसिएटेड होती है। आपने कोई एक्शन लिया, वो राइट है या रॉन्ग है, ये किस बात से डिसाइड होगा? उस काम से एसोसिएटेड ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशंस। जैसे आप फादर हो, ठीक है, अब फादर होने के नाते, फादर एक स्टेटस है, सोशियोलॉजी में हमने पढ़ा था, इस स्टेटस के होने नाते कुछ ड्यूटी ऑब्लिगेशंस जुड़ी होंगी, नहीं जुड़ी होंगी घर में। अगर इस आदमी का एक्शन जो है डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन, वो इस ड्यूटी के अकॉर्डिंग है, तो इस आदमी के एक्शन को कैसे माना जाएगा? राइट। और इसका डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन इस ड्यूटी के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या माना जाएगा? रॉन्ग। तो राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट किससे एसोसिएटेड है? मोरल ऑब्लिगेशन से या ड्यूटी से। मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी कहां से आती है? सोशल स्टेटस से। आप दुनिया में कहीं भी किसी न किसी सोशल स्टेटस में एसोसिएटेड होते हो, और हर स्टेटस की अपनी एक रोल होता है। उस रोल को सोशियोलॉजी में क्या कहते हैं? वहां रोल बोलते हैं सोशियोलॉजी में। वही सोशियोलॉजी से निकलकर जब रोल एथिक्स में आ जाता है तो उसे बोलते हैं ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन। जैसे अच्छे से समझते हैं, आप एक मैन पर्सन ए है, कोई एक पर्सन ए है, ये किसी का फादर है, किसी का सन है, किसी का हस्बैंड है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और किसी का एम्प्लॉय है। एक और मान लेते इसका रोल, किसी का एम्प्लॉयर भी है। दोनों एक साथ नहीं मानते, एम्प्लॉय मान लेते। अब इस आदमी के पास, ए जो आदमी है, इसके पास 4 डिफरेंट स्टेटस है। ये एक स्टेटस है, दूसरा स्टेटस ये है, तीसरा स्टेटस ये है, चौथा स्टेटस ये है। अब हर स्टेटस, जब सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम कि एक आदमी से रिलेटेड जितने भी स्टेटस हैं उनसे रिलेटेड रोल्स होंगे, फंक्शंस होते नहीं होते। जो सोशियोलॉजी में रोल्स और फंक्शंस होते हैं वही आकर यहां एथिक्स में क्या बन जाते हैं? ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन। अब देखो, इस पर्सन ए के फादर के नाते कुछ ड्यूटीज होंगी, मोरल ऑब्लिगेशंस होंगे। जैसे क्या क्या देना? फैमिली को प्रोटेक्शन देना, फैमिली को लाइवलीहुड देना,
फैमिली को लाइवलीहुड देना, फैमिली को प्रोटेक्शन देना, फैमिली को सेफ्टी देना, फिजिकल मेंटल जैसे भी दे सकता। फादर होने के नाते ये सारी ड्यूटी है इसकी। अगर ये पर्सन ए एज अ फादर अपनी स्टेटस एज अ फादर स्टेटस है, उसकी ड्यूटी है ये सब काम करना, अगर वो कर रहा है तो आदमी कैसा माना जाएगा, उसका एक्शन राइट। राइट माना जाएगा। और अगर ये नहीं कर रहा है, मान लो यहां विफल हो गया, तो इसका बोला जाएगा कि आपने रॉन्ग किया। मतलब आदमी के स्टेटस से रिलेटेड उसने ड्यूटी को फॉलो किया, मोरल ऑब्लिगेशन को फॉलो किया, पालन किया, उसको पूर्ण किया, तब आदमी के बिहेवियर को माना जाएगा क्या, राइट। और अगर वो उस मोरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी को फुलफिल करने में विफल रहता है, फेल होता है, तब उसके बिहेवियर को क्या माना जाएगा, रॉन्ग। अब ये हर एग्जांपल में समझने की जरूरत है कि एक से ही समझ में आ गया, टाइम टेकिंग एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैंने एक से समझा दिया है, इतना काफी। आप हर स्टेटस से अटैच करके समझ सकते हैं, किसी से भी, ठीक है। राइट और रॉन्ग, ये दोनों चीजें क्लियर। अब चलते हैं गुड एंड बैड। गुड एंड बैड ज्यादातर केस में किसी भी डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन की गुडनेस और बैडनेस पर डिसीजन लेना है, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एसोसिएटेड होती है किससे, एंड से। अगर आपकी एक्शन डिजायर्ड या प्रीफिक्स्ड, पहले से तय एंड के अनुसार है, तो आपकी एक्शन मानी जाएगी गुड, अदरवाइज बैड। अब ये जो एंड है, ये कभी इंडिविजुअल हो सकता है, कभी सोसाइटल हो सकता है। मतलब गुडनेस और बैडनेस ज्यादातर केस में किससे एसोसिएटेड है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या बोलता है, मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर। सोसाइटल यूटिलिटेरियन बोलता है। जो इंडिविजुअलिस्टिक इगोइस्टिक यूटिलिटेरियन होता है, वो ये बोलता है कि मैक्सिमम गुड टू इंडिविजुअल, उसका फिजिकल प्लेजर एक इंडिविजुअल के सुख पर जो निर्भर करता है, डिपेंड करता है, वो यूटिलिटेरियन इगोइस्टिक यूटिलिटेरियन होता है। हेडोनिज्म बोलेंगे उसको, आगे समझेंगे, हर चीज को समझेंगे समय के साथ, एक साथ नहीं। जैसे इवोल्यूशन होगा, सब्जेक्ट का आगे बढ़ेगी, हर टर्म से आपको अवेयरनेस हो जाएगी। तो गुडनेस और बैडनेस ज्यादातर किससे है, यूटिलिटी से। मतलब आपकी एक्शन यूटिलिटी को बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है, तो मानी जाएगी गुड एक्शन, और यूटिलिटी को कमजोर कर रही है तो मानी जाएगी बैड एक्शन। मतलब सोसाइटी ने एंड डिसाइड किया कि एंडोगेमी होगी, ये एंड है। अब अगर आपका एक्शन एंडोगेमी के हिसाब से, तो माना जाएगा गुड काम किया, अच्छा काम किया। और अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज करने की कोशिश की, तो क्या किया जाएगा, आपका एक्शन कैसा है, बैड। गुड बैड। सोसाइटल लेवल से छोटे स्तर पर आए, इंडिविजुअल लेवल पर आए, एंड
एंड डिसाइड कर दिया एग्जाम क्वालिफिकेशन। ये एंड बहुत सब्जेक्टिव होता है। मोरल ड्यूटी जब डिसाइड होती है कलेक्टिव कंसेंस से होती है, बहुत सोच समझ कर डिसाइड करी जाती है। लेकिन एंड बहुत सतही चीज होती है। कोई भी कुछ भी गोल बना सकता है, उसके पीछे रैशनैलिटी क्या है इस बात का ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन जब कोई चीज ऑब्लिगेशन के फॉर्म पे पहुंचती है, जब कई चीज मतलब आप समझने की कोशिश करना कि एंड में और ड्यूटी में अंतर क्या होता है। जब बहुत बड़े लेवल पर बहुत लोगों द्वारा कोई चीज पर्टिकुलर एंड बनाया जाए, तब लेटर फेज में जाके 100, 200, 500, 1000 साल बाद वही एंड जब जो 1000 लोग बनाते हैं, मतलब एक मेरा एंड है, यही दूसरे का एंड है, यही तीसरे का एंड है, यही चौथे का एंड है, मतलब समझ लो एंड में और ड्यूटी में अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है, अच्छी चीज। एंड क्या है, ये बहुत सरफेशियल चीज है और बहुत सब्जेक्टिव है। मतलब रेशनैलिटी बहुत ज्यादा होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन जो ड्यूटी चीज होती है ये बहुत ज्यादा डीप होती है और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होने की कोशिश करती है। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं भी है तो कम से कम कलेक्टिव कंसाइंस होगी, इस पर कंसेंसस होगा। ड्यूटी कोई चीज तभी बनती है जब सोसाइटी बड़े लेवल पर उसको सहमति देती है। क्योंकि ड्यूटी के फॉर्म्स में जितनी भी चीजें दुनिया में आप देखोगे वो तभी दुनिया में एग्जिस्ट कर पाती हैं जब पूरी सोसाइटी से सहमति देती है, कंसेंसस देती है, कंसेंट देती है। लेकिन एंड के मामले में ऐसा नहीं होता है, ये इंडिविजुअलिस्टिक होती है ज्यादातर केस में। जैसे एक इंडिविजुअल का एंड हो सकता है बेंगलो खरीदना, BMW खरीदना। लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा कि बंगलो खरीदना किसकी ड्यूटी भी है। लेकिन घर खरीदना, होम शेल्टर खरीदना, शेल्टर का इंतजाम करना हर आदमी की ड्यूटी मानी जाती है, खासकर हर फादर की। लेकिन बंगलो खरीदना एंड है, ड्यूटी नहीं है। लेकिन घर खरीदना, घर बनाना हर आदमी की ड्यूटी मानी जाती है जो फादर के रोल में होता है। तो ड्यूटी क्यों ड्यूटी बनी? क्योंकि हर आदमी ने, सोसाइटी ने ये सैंक्शन किया कि भाई ये काम जरूरी है। जब इंडिविजुअल लेवल पे कोई एंड बना और उस एंड को लेकर सोसाइटल लेवल पे कंसेंसस बन गया और सोसाइटी ने माना कि ये काम करना सबके लिए जरूरी है, तब वो एंड बन जाता है। ड्यूटी उसे फॉर्म दिया जाती है, ड्यूटी की फॉर्म दी जाती है। ड्यूटी के रूप में सोसाइटी उसे सैंक्शन करती है। अब समझ रहे हैं राइटनेस और रॉन्गनेस में थोड़ा थोड़ा सा अंतर। मतलब ड्यूटी एंड से कैसे अंतर है, ये मतलब मैं ये कहना नहीं चाह रहा कि एंड हमेशा ड्यूटी से इंफीरियर होता है या सुपीरियर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटीज में बहुत बार इरेशनल सोसाइटीज में इरेशनल ड्यूटीज क्रिएट करी गई हैं। जितनी भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बिहाइंड जो इरेशनल बेसिस पे बनी ड्यूटीज हैं वो हैं। और ये क्यों होती हैं? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सोसाइटी उतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। पैट्रियार्की सोसाइटी में डेवलप हुई, पैट्रियार्कल वैल्यूज प्रमोट हुए तो 1000 2000 साल पहले, 3000 साल पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ। उस समय की सोसाइटी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो लिबर्टी दे, फ्रीडम दे, इक्वालिटी दे, वुमेन्स राइट दे, नहीं दे पाए। अब वो नहीं दे पाए, उनकी गलती नहीं है, अपराध नहीं है, उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। अब बच्चे से अब वो एक्सपेक्ट थोड़े ना कर सकते जो मुझसे कर सकते। एक 30 साल का आदमी है,
आप उससे एक अलग तरह के एटीट्यूड बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन करते हो, और एक 3 साल का बच्चा है, आप उससे अलग तरह के एटीट्यूड। तो सोसाइटीज भी तो ऐसे ही डेवलप करती हैं, इवॉल्व करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एंड भी उतना इरेशनल नहीं होता जो हम ये कह दें कि ड्यूटी ही हमेशा सही होती है, ऐसा भी नहीं है। बट कंसेप्ट यहां ये है कि कोई एंड ड्यूटी बनता कब है। अब ये एंड कितना रेशनल है इरेशनल है, ये अलग डिस्कशन का विषय है। तो हर एंड ड्यूटी बन जाएगा ये भी जरूरी नहीं है, और हर ड्यूटी एंड से ज्यादा अच्छी है, सुपीरियर है, ये भी जरूरी नहीं है। उदाहरण से समझ लेते हैं। देखो, इस कंफ्यूजन में कभी नहीं पड़ना है कि जो ड्यूटी है वो हमेशा सुपीरियर होगी, ये कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ। ड्यूटी मेनी टाइम्स रैशनल हो सकती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के तौर पर हमारी रैशनल ड्यूटी क्या है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन। है ना, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग, ये ड्यूटी है, ये रेशनल ड्यूटी है। सोसाइटी ने कंसेसस किया फंडामेंटल ड्यूटी, संविधान की पढ़ी है 11 है, जाओ एक बार रिवीजन करो। उन सारी ड्यूटीज के पीछे रेशनल है। हमारी देश की संसद ने उन ड्यूटीज को शामिल किया है, उसके पीछे कमिटी बिठाई गई, कमिटी ने बहुत सोसाइटीज का अध्ययन किया। मतलब पूरी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जब इंडियन पार्लियामेंट कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ में इंसर्ट कर रही है, तो मतलब वो कलेक्टिव विजडम है, कलेक्टिव कंसाइंस का रिप्रेजेंटेटिव आदमी, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप कोई चीज इंसर्ट कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि इंडियन सोसाइटी ऐसा सोचती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रैशनल है। कोई भी ड्यूटी ऐसी लगी जो इरेशनल है, वुमेन का रिस्पेक्ट करना, देश की रक्षा करना, पर्यावरण का प्रोटेक्शन करना, बच्चों को पढ़ाना, यही फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल है। नहीं है तो जाओ रिवाइज करो ना, पॉलिटी पेपर 2 प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, वो मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा। हिंट दे दूंगा कि कैसे जोड़ते इंटरकनेक्टिविटी अमंग द सब्जेक्ट्स, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं इसको। तो जो ड्यूटी दे रखी है, कुछ ड्यूटी रेशनल होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कुछ ड्यूटी इरेशनल भी हो सकते हैं। ड्यूटीज मैंने रेशनल का एग्जांपल दिया, बहुत सी ड्यूटी इरेशनल भी है। लोअर कास्ट होने के नाते जो ड्यूटी थोपी गई लोअर कास्ट के लोगों पर, कि आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, आप वो कर सकते हो, सिर्फ वो कर सकते हो, ये जितनी भी ड्यूटी थोपी गई लोअर कास्ट पे, ये सब क्या थी, इरेशनल थी कि नहीं थी? अपर कास्ट होने के नाते मनुस्मृति में जो ड्यूटी अपर कास्ट के लोगों के लिए थोपी गई कि आप ये करोगे, ये नहीं करोगे, इधर मुंह करके नहीं सोओगे, उधर पैर करके नहीं सोओगे, इस तरह इस समय से पहले सोच नहीं जाओगे, ये खाना नहीं खाओगे, है ना। मनुस्मृति में बहुत सी बातें हैं, पढ़ना मनुस्मृति को, मैंने पर्सनली पढ़ा है उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि इस तरह के गिलास को टच नहीं करना चाहिए, उस आदमी को उस जाति का आदमी आए तो उसके साथ क्या करना चाहिए, अगर उस जाति का आदमी ये कर दे तो उसे क्या सजा देनी चाहिए, अपर कास्ट के लिए रूल्स हैं। और ये ड्यूटी के तौर पर प्रमोट करेंगे 1000-2000 साल तक, हजारों साल तक जो ड्यूटी में आप ड्यूटी के रूप में आप प्रमोट करेंगे, ये सब क्या था, इरेशनलिटी था। इसी ड्यूटी के फॉर्म ने तो अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया था। भरोसा नहीं होता है तो अनटच जाके मनुस्मृति पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना देखे समझे बोल रहा हूं। अनटच हिंदू सोसाइटी में जितनी भी माल प्रैक्टिसेस है, उनमें से मोस्ट ऑफ द माल प्रैक्टिसेस, सोशल इविल्स का सोर्स क्या है, यही मनुस्मृति है। क्योंकि इसने सोसाइटी के डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स
और जो रूल्स बनाए वो ड्यूटी की फॉर्म में हो गए, क्योंकि वो किसी इंटेलेक्चुअल, उस टाइम के इंटेलेक्चुअल बच्चा जब शुरू शुरू में जाता है तो उस लेवल का इंटेलेक्चुअल होता है, एबीसीडी सीख जाता है, कितने गर्व से सीना फुला फुला के घूमता फिरता है, मैं एबीसीडी सीख गया। फिर वो 2-4 गिनती सीख जाता है, 10वीं तक पहाड़ा सीख जाता है, तो पूरी गली में जा जाकर सुनाता है, कोई पकड़ मिल जाए तो पकड़ के सुनाता है कि मैं आज 11 का पहाड़ा सीख गया, 12 का पहाड़ा सीख गया। तो बच्चे के लेवल का इंटेलेक्ट लेवल उतना ही होगा ना जितनी उसकी उम्र है। तो मनु जिस समय पे है, आज से 1000-2000 साल पहले के आसपास, तो उस समय पे उस लेवल का ही इंटेलेक्ट रहा होगा उस सोसाइटी का। उस सोसाइटी ने कुछ रूल्स बनाए, तो रूल्स इरेशनल हो सकते हैं। अगर यहां समझ में नहीं आता है तो आप पैट्रियार्की समझिए। पैट्रियार्की से रिलेटेड मेल्स और फीमेल्स दोनों की ड्यूटी एसोसिएटेड है। तो जितनी भी ड्यूटीज रूल्स मेल और फीमेल के लिए बनाई है पैट्रियार्कल सिस्टम में, क्या ये इरेशनल नहीं है कि नहीं? भाई पैट्रियार्कल सेटअप ने ही तो डिसाइड किया होगा कि वुमेन विल लिव विद इन द बाउंड्री ऑफ द होम, केयरिंग विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन, मेकिंग फूड विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन। Who were deciding it? The society in the form of duties of women in a patriarchal system. तो वुमेन को, वुमेन जिस सिस्टम ने बनाया वो ड्यूटी के फॉर्म से ही पॉसिबल हुआ। तो ड्यूटी इरेशनल हुई कि नहीं हुई? तो ड्यूटीज भी मेनी टाइम्स इरेशनल हो सकती हैं। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, बस अपन को समझना ही है कि राइटनेस और रॉन्गनेस ड्यूटी से एसोसिएटेड है और गुडनेस और बैडनेस एंड से एसोसिएटेड। अभी मैंने यह समझाया कि ड्यूटी रेशनल और इरेशनल हो सकती, वैसे ही एंड भी रेशनल और इरेशनल हो सकते। एंड मतलब अंत नहीं, एंड मतलब गोल। कितने लोगों ने एंड का मतलब एंड अंत समझ लिया? नहीं, वो वाला एंड नहीं, ये गोल वाला है, टारगेट वाला है, लक्ष्य वाला है, 400 पार वाला एंड है। तो लक्ष्य, गोल, एंड, मकसद, उद्देश्य, बहुत से टर्म्स हैं। एंड भी उतना ही रेशनल और इरेशनल हो सकता है। चुनावों से जोड़ के देखोगे ज्यादा बढ़िया है। अभी आप चुनाव देख रहे थे, कुछ 4 जून तक उसका रिजल्ट आ गया था। 4 जून से पहले हर पार्टी ने अपना अपना एंड डिसाइड किया था, मतलब गोल डिसाइड किया था। कोई 400 पार का नारा लगा रहा था, कोई 200 पार का नारा लगा रहा था, कोई 80 का लगा रहा था, कोई अयोध्या को नया हारने की फेंक रहा था। तो हर एक पार्टी के एंड थे। तो उनमें से कितनों के रेशनल थे और कितनों के इरेशनल प्रूव हो चुका है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं कहना भी नहीं चाहता। ऑफेंड हो जाती है जनता, ऑफेंड मुझे किसी को करना नहीं है। समझदार लोगों के लिए इशारा काफी। वहां से आगे बढ़कर और लेवल पर देखें तो एंड, रेशनल एंड्स क्या होते हैं? एंड इंडिविजुअलिस्टिक हो सकता है, कलेक्टिव हो सकता है। ऐसे ड्यूटी भी इंडिविजुअलिस्टिक हो सकती है और कलेक्टिव हो सकती है। जैसे ड्यूटी रेशनल इरेशनल हो सकती है, वैसे ही एंड भी रेशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं। रेशनल एंड क्या होगा? रेशनल एंड होगा, 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा है, 10th में पढ़ रहा है, उसने गोल डिसाइड किया कि मैं 60+ लेके आऊं, 60+% लेके, रेशनल एंड। अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो 50% लाता रहा, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में अगर वो 50% लाता रहा है, तो उसका 60% का जो गोल है, लक्ष्य है, वो रेशनल माना जाएगा। लेकिन 10वीं का वो बच्चा जो 6ठी, 7वीं, 8वीं में 40% ला रहा था, वो ये डिसाइड कर ले कि मैं यहां 100% लाऊं, तो ये गोल क्या हो गया? इरेशनल गोल। क्यों? क्योंकि इसके सबस्टेंशिएशन में, इसकी बैकग्राउंड में, इसके बैकएंड में
इसके पास एविडेंस नहीं है, कॉन्क्रीट रिसर्च नहीं है, इतिहास नहीं है इसका। ये 40% वाला बच्चा है 10वीं में, एक साथ रात को बोल दे रहा है टारगेट फॉर्म भरते समय स्कूल में कि मैं 100% लाऊं। इरेशनल एंड सोसाइटल लेवल पे भी रेशनल और इरेशनल हो सकते हैं। जैसे सोसाइटल लेवल पर एंड देखना है अपन को, और एंड को रेशनल और इरेशनल अगर कोई सोसाइटी ये डिसाइड करे कि हमारी सोसाइटी में मिनिमल एल्कोहल कंजप्शन हो, एल्कोहल कंजप्शन मिनिमम हो, मतलब रिडक्शन का टारगेट लेके चले कोई सोसाइटी, तो माना जाएगा कि रेशनल एंड है, हासिल किया जा सकता है। कोई टारगेट नहीं दिया है 10%, 5%, 50%, मिनिमल है। लेकिन अगर कोई शराब बंदी कर दे, बैन लगा दे, तो ये क्या है? वो चाहता है एल्कोहल फ्री सोसाइटी, एल्कोहल फ्री सोसाइटी। तो भैया ये एंड ही अपने आप में रेशनल है। सोसाइटी में हर तरह का आदमी रहता है, और कोई गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे कि हमारी सोसाइटी ही एल्कोहल फ्री होगी, तो ये एंड अपने आप में इरेशनल है। तो एंड इंडिविजुअलिस्टिक हो सकता है, सोसाइटल हो सकता है, एंड रेशनल हो सकता है, इरेशनल। तो कभी भी ड्यूटी के नाम आते ही ये मत समझ लेना कि सही ही होगी या ऐसा ही होना चाहिए। तो अब आप अपनी ड्यूटी, जो जिस भी पोजीशन में आप हैं, जिस भी सोशल स्टेटस में आप हैं, वहां जाके समझिए एक दूसरे खुद को कि आप जिन ड्यूटीज का पालन कर रहे हो, क्या वो रेशनल हैं भी या नहीं। मतलब मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ क्रिटिक के लिए प्रमोट करता हूं, सेल्फ प्रमोट करता हूं। हेलो, समझ में आया? तो ये चीजें ड्यूटी और एंड में समझ में आया। गुडनेस और बैडनेस से शुरू करा था हमने, राइटनेस और रॉन्गनेस। अब वो राइटनेस और रॉन्गनेस और गुडनेस और बैडनेस उतने भी अलग नहीं है जितने हम बता रहे हैं, जितना समझना चाहिए। तो आप गुडनेस एंड बैडनेस, राइटनेस और रॉन्गनेस जनरली अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा करने से परहेज करने की सलाह दे रहा है, तो उसे समझाना कि जिसे आप एंड समझ रहे हो वो मैनी टाइम्स ड्यूटी हो सकता है, और जिसे आप ड्यूटी समझ रहे हो वो मैनी टाइम्स एंड हो सकता है। एंड और ड्यूटी में बहुत ज्यादा, बहुत बार अंतर नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा है? आइए, एंड इक्वल टू ड्यूटी हो सकता है। अगर एंड इक्वल टू ड्यूटी है तो आपकी राइटनेस ऑब्लिक रॉन्गनेस प्लस गुडनेस ऑब्लिक बैडनेस में क्या अंतर रह जाएगा? एक गरीब आदमी है, पुअर मैन है, गरीब आदमी है, मैन है, गरीब मैन। उसे लगता है कि होम बनाना उसका एंड है, ना घर बनाना। लेकिन ये घर बनाना जितना उसका एंड है, उतनी ही तो ड्यूटी भी है। एंड इक्वल टू ड्यूटी होगी नहीं होगी? अब एंड ही ड्यूटी है
तो कैसे अंतर करूं कि इसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गलत सही क्या है, गुड बैड राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा? नहीं है ना, कुछ अंतर नहीं समझ में आएगा। जो उसका एक्शन गुड है वही राइट भी है, और जो रॉन्ग है वही बैड भी है। Many times duty may not be equal to may not be equal to duty. In that situation यहां राइट और रॉन्ग जोड़ेंगे और यहां गुड एंड बैड जोड़ेंगे। एक आदमी एंड बना सकता है बेंगलो बनाना, बहुत बड़ा महल बनाना है, हवा महल बनाना है उसका, एंड गुड और बैड कह सकते हो। ड्यूटी है घर पर, होम मिनिमम टाइप ऑफ शेल्टर, 2 कमरे बना लो, छत हो जाए भैया, छत सर पे अपना काम, ये उसकी ड्यूटी है। अगर यहां कोई आदमी घर बना ले गया तो बोलेंगे राइट है, बहुत अच्छा काम किया, सही काम किया उसने। और घर नहीं बना पाया तो बोलेंगे रॉन्ग किया आदमी ने, भाई अपने बच्चों के लिए घर तक नहीं बनाया, सही नहीं किया, अच्छा नहीं, सही गलत किया। बंगला बन गया तो बोलेंगे बहुत अच्छे, गुड काम। और बंगलों का टारगेट दे दिया और हासिल नहीं हो पाया, क्या बोलेंगे? रे बहुत बुरा हुआ, बैड हुआ। टर्म्स में अंतर समझ रहे हो? सही गलत, यहां क्या है? सही, और यहां क्या है? गलत। तो सही गलत का कंसेप्ट ज्यादातर केस में ड्यूटी से एसोसिएटेड है। सिचुएशन क्या है? शर्त यह है कि एंड मस्ट नॉट बी इक्वल टू ड्यूटी। इन दैट सिचुएशंस गुड और बैड और राइट एंड रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत माइन्यूट चीज है लेकिन ध्यान देने वाली बात, ठीक है? दे पाएंगे ध्यान? अब अपन ने गुडनेस, बैडनेस, राइटनेस और रॉन्गनेस की बात समझ ली। अब समझते हैं अगले एस्पेक्ट, मोरल्स के अगले एस्पेक्ट, कि किसी भी बात की मेरिट और डिमेरिट भी हम यही देखते हैं मोरल्स। तो क्या क्राइटेरियाज हों एथिक्स के मोरल स्कोप में जाके, हम 5वीं बात सीख रहे हैं कि किसी बात की मेरिट या डिमेरिट अगर हमें बतानी है तो क्या आधार हो, क्या बेस हो, ये भी मोरल्स का ही मामला है। जैसे अगर कोई एक्शन ए है, अब इसकी अपन को मेरिट और डिमेरिट बतानी है, तो इनके लिए, हर एक के लिए क्या चाहिए? क्राइटेरिया चाहिए, नहीं चाहिए? तो इन क्राइटेरियाज का जो डिसीजन है वो कहां से आएगा? मोरल से। और मोरल उस सेंस में एथिक्स का एक स्कोप का हिस्सा है। तो ये सोसाइटी के मोरल्स ही तो होते हैं जो किसी एक्शन की मेरिट और डिमेरिट गिनाते हैं कि अगर ऐसा किया तो ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। तो ये ऐसा किया, ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये बेस कहां से आया? क्राइटेरिया से आया। तो क्राइटेरिया का डिसीजन कौन करता है? मोरल्स। और मोरल्स इज अ पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ एथिक्स। जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते, क्राइटेरिया जैसे होते हैं, जैसे सिंपैथी होनी चाहिए, ये ऑनेस्टी एक क्राइटेरिया है, सेविंग एक क्राइटेरिया है, इक्वलिटी एक क्राइटेरिया है, पीस एक क्राइटेरिया है। अगर कोई एक्शन आपकी पीस को प्रमोट करती है, इक्वलिटी को प्रमोट करती है, सेविंग को प्रमोट करती है या ऑनेस्टी को प्रमोट करती है, तो ये क्राइटेरिया है। तो मेरिट और डिमेरिट डिसाइड हो जाएगी एक्शन की।
आपने किसी की जान बचाने के लिए कोई झूठ बोला, हो सकता है। तो आपने एक एक्शन किया, क्या? झूठ बोलने। झूठ बोलने का जो एक्शन है आपने किया है लाइफ बचाने के लिए, तो आपका एंड तो ठीक है, लेकिन झूठ बोला है, ये मीन गलत है। तो एंड और मीन दोनों ये भी क्राइटेरिया होते हैं कि एंड के बेस पे किसी एक्शन को जांचें या मीन के बेस पे। तो क्राइटेरिया का डिसीजन, क्या क्राइटेरिया हम किसी एक्शन के मेरिट और डिमेरिट के लिए रखेंगे, ये भी किस में आता है? एथिक्स के स्कोप के अंतर्गत आता है, एथिक्स के मोरल वाले सेक्शन के अंतर्गत आता है। समझे आप बात को? ये क्लियर हो गई स्लाइड? चलिए आगे समझते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। एक इसको पढ़ लिया हमने, मोरल। मोरल से आगे बढ़ के समझते हैं स्कोप ऑफ एथिक्स में ये सब चीजें क्या क्या है। मोरल समझ लिया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी एथिक्स में अपन कवर करते हैं, जैसे नेचर ऑफ वॉलंटरी एक्शन। अगर कोई वॉलंटरी एक्शन हुई वो बाई नेचर सही है, बाई नेचर गलत है। नेचर एक्शन की प्रकृति क्या है? कुछ एक्शंस बाई नेचर गुड होती हैं, कुछ एक्शंस बाई नेचर बैड होती है। नहीं समझ में आ रहा? एक्शन। अब आपने कहा कि एथिक्स में जो एक्शन है वो डेलिबरेट जो ह्यूमन एक्शन होगी, डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन होगी, वही एथिक्स के अंडर आएगी। ठीक है, मान लिया मैंने। अब ये जो एक्शन आई डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन, इसको आपने बोला कि वॉलंटरी होनी चाहिए। ठीक है भैया, वॉलंटरी भी है। अब ये जो वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन है, ये बाई नेचर, बाई प्रकृति मेनी टाइम्स पॉजिटिव हो सकती है और मेनी टाइम्स वॉलंटरी नेचर जो है वो नेगेटिव हो सकती है। कुछ एक्शंस, ह्यूमन एक्शंस बाई नेचर नेगेटिव है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, मर्डर करना। ये सब एक्शंस कौन सी हैं? बाई नेचर नेगेटिव हैं। और कुछ एक्शंस बाई नेचर पॉजिटिव माने जाते हैं, जैसे आपको चैरिटी करना, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, लेबर, इस तरह की एक्शंस है तो वॉलंटरी। चोरी जब आदमी करता है वो भी तो वॉलंटरी है, चोर कोई मजबूरी में तो बनता नहीं है। ज्यादातर केस में हर चोर के पास ये विकल्प तो रहता है कि वो कमा के खाए या चोरी करके खाए। अब वो अंगुलीमाल वाला केस तो है नहीं कि जंगलों में भटक रहा है तो चोरी ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि विकल्प तो उसके पास भी था कि वो मार के खा सकता था, जानवरों को फल तोड़ के खा सकता था, बट वहां ने नहीं किया। तो हर चोर के पास एटलीस्ट दो विकल्प होते हैं कि वो कमा के खाएगा या चोरी करके खाएगा। तो वॉलंटरी एक्शन का बाई नेचर वो पॉजिटिव हो सकता है, बाई नेचर वो नेगेटिव हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? अगला नेचर समझ ली, वॉलंटरी एक्शन की पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। नेचर ऑफ डिजायर और प्लेजर, ये भी एथिक्स का हिस्सा है। आप जो चाह रहे हैं वो कितना सही है, कितना गुड है, एंड के बेस पे और ड्यूटी के बेस पे। आपने जो चाह रखी, आपने डिजायर की, आपने डिजायर की है कि भैया एसी का कमरा होना चाहिए, तो अब डिफरेंट एथिकल पर्सपेक्टिव इसकी, इस डिजायरनेस की नेचर पर बात करेंगे कि आपकी जो एसी की चाह है इंडिविजुअलिस्टिक है, ना कि सोसाइटल। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो आपको प्लेजर मिल जाएगा, लेकिन एसी के चलने से जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा वो उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे होगी? तब आपकी डिजायर जो आपने पाली, उस डिजायर की नेचर पे बात करना भी एथिक्स का काम है। तो आपकी जो डिजायर है
वो कितनी सही है, कितनी सोसाइटल है, कितनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ये भी एथिक्स का हिस्सा है, हम ये भी एथिक्स के डोमेन के अंदर ही पढ़ते हैं। आपकी डिजायर की नेचर, वो सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब ह्यूमन पर्सनैलिटी। भाई कैरेक्टर आप कैसे हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके कैरेक्टर में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, ऑनेस्ट हो, डिसऑनेस्ट हो, लॉयल हो, परफेक्शनिस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, लोग जो भी हो, तो पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी भी आपकी एथिक्स का हिस्सा है। फिजियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल में दूसरी चीज है फ्री विल, सॉरी फिलोसॉफिकल नहीं, फिलोसॉफिकल था ये। फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स में फ्री विल क्या है, हमने बोला था डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन में कि फ्री विल होनी चाहिए। तो ये फ्री विल कितनी फ्री विल है और फ्री विल है ही क्या, इस बात की जब डिस्कशन होगा तो ये भी एथिक्स का स्कोप है। हमने डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन में एक वर्ड यूज किया था कि आदमी के पास फ्री विल होनी चाहिए, बोला था नहीं बोला था। तो एथिक्स इस बात की भी जांच करेगी कि ये फ्री विल किस चिड़िया का नाम है, होती क्या है फ्री विल, क्यों होनी चाहिए, और क्या है जो फ्री विल को फ्री विल बनाता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्री विल, क्या एसेंशियल कंपोनेंट है जो किसी विल को फ्री विल बना देते हैं, ठीक है। तो हमने ये समझा स्कोप ऑफ एथिक्स में, पहले समझा मोरल्स, उसके बाद समझा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिर समझा हमने फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स और फ्री विल। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।